किताबें भारतीय जीवन से गायब नहीं हुई। वो आज भी स्कूल बैग में दिखाई देती हैं, सेकंड हैंड दुकानों पर मिलती हैं, फुटपाथों पर भी सजी होती हैं और मेलों से घर लाई जाती हैं। लेकिन लोग कैसे पढ़ते हैं और कितनी बार पढ़ते हैं, इसमें बदलाव जरूर आया है। स्क्रीन ने समय पर कब्जा कर लिया है, ध्यान बनाए रखना कठिन हो गया है और पढ़ने को लेकर पुरानी धारणाएं अब पूरी तरह लागू नहीं होती। यही वजह है कि नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 को मिली प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज करना मुश्किल है। परिवारों का घंटों तक रुकना, बच्चों का खुद ब खुद किताबें चुनना, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास एनबीटी के लिए जो भाषाओं और क्षेत्र के पार किताबों को लोगों तक पहुंचाने का काम चुपचाप करता है, यह प्रतिक्रिया बेहद मायने रखती है। वर्तमान में इस संस्था का नेतृत्व कर्नल युवराज मलिक कर रहे हैं। हिंदुस्तान के साथ आज की बातचीत में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपकी ज़िंदगी में किताबें कितनी मायने रखती हैं? आप उनको कितना समय देते हैं? मुझे लगता है कि किताबें हर व्यक्ति की ज़िंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण जो है रोल अदा करती हैं। आप दुनिया का इतिहास देखिए, जिन लोगों ने शिखर को चूमा है, जिन्होंने जीवन में कुछ हासिल किया है, उन सब में एक कॉमन हैबिट होगी, वो है बुक रीडिंग की। तो बुक रीडिंग कहीं न कहीं आपकी पर्सनैलिटी को भी शेप करती हैं, आपके आइडियाज़ को भी पॉलिश करती हैं, आपके जो ज़िंदगी को जीने का तरीका है, उसको भी एक नया मुकाम देती हैं। तो मुझे लगता है अगर मैंने किताबें नहीं पढ़ी होती, तो मेरा व्यक्तित्व जैसा भी है, जो मैंने सीखा है, वो कहीं न कहीं अधूरा रह जाता। जी बिल्कुल। जो भी ऑडियंस हैं जिनको इस ऑर्गेनाइजेशन या एनबीटी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, एनबीटी किस तरह से काम करता है, आप उनको किस तरीके से गाइड करना चाहेंगे? देखिए, नेशनल बुक ट्रस्ट देश की एक एपेक्स बॉडी है, एक नोडल एजेंसी है, जो बुक्स और बुक पब्लिशिंग के क्षेत्र में पिछले लगभग 7 दशक से काम कर रही है। जी। ये देश का सबसे बड़ा पब्लिशिंग हाउस भी है, जो लगभग 60 से ज़्यादा भाषाओं में किताबें पब्लिश करता है और देश दुनिया में पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के जो मैंडेट के अनुसार हम देश में इसी प्रकार से, जैसे न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर हमारा ऑफिशियल इंटरनेशनल बुक फेयर है। हर प्रदेश में, राजधानियों में अलग-अलग जगह पर पुस्तक मेले, उसी तरह लिटरेचर फेस्टिवल, चिल्ड्रन वर्कशॉप्स, रीडिंग वर्कशॉप्स और बहुत सारी बुक एग्जीबिशंस को हम लोग आयोजित करते रहते हैं। तो लोगों को सस्ते दामों पर अफोर्डेबल और क्वालिटी बुक्स अवेलेबल हो, हर जगह लिटरेरी एक्टिविटीज़ को हम लोग पहुँचा पाएँ। तो यही हमारा एक मैंडेट है और उसमें हम लगातार काम कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर का जो स्केल है, वो जी। अपने आप में एक अद्भुत बहुत अद्भुत है, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं जानना चाहूँगी कि इस बार का जो वर्ल्ड बुक फेयर है, इसमें काफ़ी भीड़ देखने को मिली और स्पेशली बच्चे बहुत बढ़-चढ़ कर आ रहे हैं और किताबें खरीद रहे हैं, तो इस चीज़ को आप किस तरह से ले रहे हैं? देखिए, हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है जब पाठक निकल कर आते हैं, रीडर्स आते हैं, भीड़ आती है, तो कहीं न कहीं वो देश के वो नागरिक हैं जो किताबें पढ़ना चाहते हैं और किताबें खरीदते भी हैं। बेसिकली अगर आप किताबों को एक बड़े नज़रिए से देखें तो नॉलेज इकोनॉमी का फाउंडेशन किताबें ही हैं। उन किताबों को पढ़ने के बाद हम अच्छे नागरिक बनते हैं। ज़िम्मेदार नागरिक ही समाज को, आर्थिक व्यवस्था को, देश को आगे ले जाने का काम जी। करते हैं। और जो भीड़ की हमने बात की, ऑफ़ कोर्स बीच में एक फ़ेज़ आया था कोविड के आस-पास, जब सब कुछ डिजिटल होने लगा था और हमें लगा किताबें लोग नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर से जिस तरह का रिस्पॉन्स हमको मिला है, जिस तरह की सेल्स हमें रिपोर्ट की गई है पब्लिशर्स के द्वारा, ये बहुत ही हार्टनिंग और बहुत पॉजिटिव साइन है कि बुक रीडिंग कल्चर अभी भी बाकी है और दोबारा से ये पिक कर रहा है। ऐसा आपको लगता है कि स्क्रीन जो है वो लोगों की ज़िंदगी में इतना घुस चुका है कि कहीं न कहीं किताबों से लोग दूर होते जा रहे हैं? या आप महसूस करते हैं? इम्पैक्ट रहता है बिकॉज़ सोशल मीडिया की जो इस ऐज में जो टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन है, एआई को भी आप कह सकते हैं, कहीं न कहीं हमारा डेटा कंज़म्पशन और सोशल मीडिया कंज़म्पशन बढ़ा है। बट जैसे-जैसे ये बढ़ेगा, हमें किताबों की और बुक रीडिंग की इम्पोर्टेंस भी नज़र आएगी। जो मॉडर्न जनरेशन है, जो गैजेट सेवी है, वो आज थोड़ा ई-बुक्स और ऑडियो बुक्स को और पॉडकास्ट को ज़्यादा पसंद करती है। जो पुरानी जनरेशन है या मिडल एज जनरेशन है, वो सब क्लासिक बुक्स को या प्रिंट बुक्स को पढ़ना पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि रीडिंग हैबिट्स डाइवर्सिफ़ाई हुई है और हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा और अपनी रीडिंग हैबिट्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। किंडल को हम बोलते हैं, बट ऑफ कोर्स उसके बेनिफिट्स भी हैं, आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। आप सारी बिल्कुल, किताबें साथ नहीं ले जा सकते, बिल्कुल। बट किंडल आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आपके पास कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने का समय नहीं है, ऑडियो बुक्स आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं। तो जिस चीज़ का जो अच्छा पक्ष है, उसको हमें जीवन में उतारना होगा और साथ ही साथ ये हमारी विज़डम है कि हम क्या चूज़ करना चाहते हैं। बिल्कुल, पर कहीं न कहीं किताबें पढ़ने का जो सुकून होता है वो किंडल मैं तो पर्सनली नहीं प्रेफ़र करती, लेकिन जब आप किताबों के बीच होते हैं या किसी बुक शॉप पे जाते हैं, उसका जो एक सुकून है किताबें हाथ में लेकर पढ़ने का जो एक एहसास है वो बहुत अलग है और मुझे लगता है वो कितना भी हम स्क्रीन को टाइम दें, उसकी जगह कभी भी स्क्रीन नहीं ले सकता।
मैं अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी कि पिछले कई वर्षों पर अगर हम नज़र डालें तो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की जो उपलब्धियाँ हैं, उनमें जो सबसे सार्थक बातें हैं वो आप क्या हैं आपके लिए? मुझे लगता है हमने बहुत तो सभी भाषाओं में हमने पब्लिकेशंस किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत हम लोग जो बाइलिंगुअल बुक्स लेके आए, जी। वो एक बड़ी सफलता है। इसके अलावा जो इंडिया 75 सीरीज़ हमने जो की, इसमें 300 से ज़्यादा अनसंग हीरोज़ ऑफ इंडिया की जो हम बात करते हैं, उनको हम डॉक्यूमेंट कर पाएँ, उनकी जी। बायोग्राफ़ीज़ ला पाए। इसके अलावा हमने प्रधानमंत्री युवा योजना हमने शुरू की थी 3 साल पहले, उसका 3 एडिशन आ चुके हैं, जिसमें 22,000 हमें मैन्युस्क्रिप्ट हमें मिली। उसमें जी। से लगभग 160 लोगों को हमने सेलेक्ट किया, उनको ₹50,000 महीना स्कॉलरशिप्स दी, उन किताबों को पब्लिश किया। तो पूरी युवा पीढ़ी को लेखन की ओर हमें जो मोड़ने का एक सुखद अनुभव मिला, और ये दुनिया की सबसे बड़ी लिटरेरी एक्सरसाइज़ है। 22 भाषाओं में ये होती है। जी। आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, 30 वर्ष से आयु के कम के बच्चों के लिए है, और युवा का मतलब भी है यंग, अपकमिंग, वर्सेटाइल ऑथर। अगर आप युवा हैं, 30 साल से कम हैं, किसी भी भाषा में आपके अंदर क्रिएटिविटी है और आप राइटिंग की ओर जाना चाहते हैं, तो ये सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म दुनिया में भारत एनबीटी के में पूरी ही तरह से मौजूद है, सपोर्ट और करते एनबीटी ने हैं। इसको लॉन्च किया है। आप हमारा वर्ल्ड बुक फेयर देखिए, आज 1000 से ज़्यादा प्रकाशक यहाँ हैं, जी। 3000 जी। स्टॉल्स हैं, 35 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 600 प्लस लिटरेरी इवेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं, 2000 से ज़्यादा लेखक आपके बीच यहाँ मौजूद हैं। तो इस तरह का जो स्केलिंग अप हुआ है, तो ये एक क्यूमुलेटिव एफर्ट है भारत सरकार का, शिक्षा मंत्रालय का। इसके अलावा जो एक बड़ी सफलता मैं मानता हूँ, वो है जो आपने कहा ई-बुक्स को लेकर, राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय। शिक्षा मंत्रालय की पहल है कि बच्चों को फ्री ई-बुक्स दी जाएँ। तो आज कहीं भी जाइए, हमारा राष्ट्रीय पुस्तकालय आप डाउनलोड करें, तुरंत आपके मोबाइल में 6000 से ज़्यादा किताबें डाउनलोड हो जाएँगी, और जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा सरकार ने पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के जो पुस्तक मेले हैं कि देश के अलग-अलग हिस्सों में हम लोग लेके गए हैं, जी। चाहे वो लद्दाख हो, या वो श्रीनगर हो, या कुपवाड़ा जैसी जगह हो, या नॉर्थ ईस्ट हो, शिलांग हो, जी। जी। या फिर अंडमान निकोबार भी हो, पुणे, नागपुर। तो बहुत बड़ी एक लंबी कतार है जहाँ हमने इन आयोजनों को शुरू किया है। इसके अलावा मुझे लगता है कि पहले हम लोग इंडिविजुअली हम लोग पार्टिसिपेट करते थे विश्व स्तर पर। अब हम भारत पवेलियन यानी इंडिया पवेलियन के तहत सरकार की सभी संस्थाएँ एक साथ भारत को जो है रिप्रेज़ेंट करती हैं। तो कुल मिलाकर हर क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है, और उस काम के लिए सभी एजेंसीज़, सभी स्टेक होल्डर्स ने कंट्रीब्यूट किया है, और हमारी पब्लिशिंग इंडस्ट्री तीसरी बड़ी पब्लिशिंग इंडस्ट्री के रूप में उभरी है। तो कुल मिलाकर ये सभी संकेत एक हेल्दी इकोनॉमी और हेल्दी एजुकेशन सिस्टम और हेल्दी लर्निंग ग्राफ को दिखाती है। जो पढ़ने की हैबिट्स हैं, अगर उनमें हम ज़मीनी स्तर पर बात करें तो आप क्या चेंजेस देखते हैं? मुझे लगता है पहले लोग टिक कर और लंबे समय तक पढ़ते पढ़ते थे, थे, तो जी। अभी अटेंशन स्पैन थोड़ा कम हुआ है, और रीडिंग जो फैक्टर है वो थोड़ा घटा है। लोग बहुत देर तक ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं। तीसरा जो पब्लिशिंग पैटर्न है वो भी चेंज हुआ है। जी। एकेडमिक बुक्स तो हमेशा से, क्योंकि हमारा बड़ा देश है, हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। लेकिन जो रीडिंग हैबिट्स में जैसे फ़िक्शन ने दोबारा से अपने आप को पिक किया। अदरवाइज़ जो जियोपॉलिटिक्स, हिस्ट्री, इन सब चीज़ों की बायोग्राफ़ीज़ हमेशा डोमिनेट करती रहती थी। लेकिन फ़िक्शन ने अपने आप को दोबारा से पिक किया, ये जी। एक अच्छा है। तीसरा, कोविड के बाद आपने देखा कि सेल्फ हेल्प बुक्स की बहुत डिमांड आई बहुत थी। चेंजेस आए, तो बिल्कुल। सेल्फ हेल्प बुक्स जो हैं, मोटिवेशनल बुक्स हैं, इनकी तो ये सब पैटर्न आते रहते हैं। अभी देखिए कि यंग ऑथर्स भी सेल्फ पब्लिशिंग ने नए रास्ते खोल दिए हैं कि लोग घर बिल्कुल। बैठकर भी खुद को पब्लिश कर सकते हैं। ऑनलाइन सेल ने बुक की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ा दिया है। तो धीरे-धीरे चेंजेस आते रहते हैं, और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हमें रीडिंग पैटर्न को जो है एनालाइज़ करना होगा, और सोसाइटी को, बच्चों को रीडिंग की तरफ लाना होगा। अदरवाइज़ उनका जो होलिस्टिक, क्रिएटिव और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, बिल्कुल, वो कहीं न बिल्कुल। कहीं दब जाएँगी। जैसा कि हमने बात की कि यंग रीडर्स को मोटिवेट करना और उनके लिए बढ़-चढ़ के काम करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में एनबीटी जो बच्चे हैं, उनके लिए किस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चों को रीडर्स बनाना तो शुरुआत जल्दी ही करनी होगी। हम लोग अलग-अलग वर्कशॉप्स भी करते हैं, जैसे स्टोरी टेलिंग सबसे अच्छा माध्यम है जी। बच्चों को किताबों की ओर ले जाने का। जी। बच्चों को कहानी सुनना बहुत पसंद होता है। तो कहानी सुनते-सुनते जब क्यूरियोसिटी पैदा होती है, तो बच्चों को हम बताते हैं बाकी की कहानी उस किताब में। तो इस तरीके से किताबों के प्रति उनका लगाव बढ़ता है। साथ ही साथ इस बार देखेंगे तो हमने एक स्पेशल पवेलियन हॉल नंबर 6 बच्चों के लिए ही तैयार किया है, ताकि बच्चों को उनकी पसंद की एक्टिविटीज़ भी मिलें, क्रिएटिव वर्कशॉप्स भी हों, कॉम्पिटिशन्स भी हों, और जो उनका मन है, जो उनके अंदर क्रिएटिव स्किल्स हैं, उसको वहाँ एक्सप्रेस कर सके। इसके अलावा आप देखेंगे एनबीटी हर आयु वर्ग के लिए किताबें पब्लिश करता है, चाहे वो न्यू रीडर्स हों, चाहे साइलेंट बुक्स की बात हो, इलस्ट्रेटेड बुक्स की बात हो, या जी। बाइलिंगुअल बुक्स की बात हो। तो एनईपी में ये कहा गया है कि जो आंगनवाड़ी हैं, इन सब के लिए भी हम लोग किताबें बनाते हैं, उनकी जो एज एप्रोप्रिएट बुक्स। तो कहीं न कहीं हर एज ग्रुप के लिए, हर भाषा में, हर प्रकार की विविधता के साथ किताबें आप बनाएँगे,
तभी अच्छा कंटेंट होगा तो तुम तभी रीडर बना पाएंगे। विदाउट जी। गुड क्वालिटी कंटेंट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट ए गुड रीडर। तो हम सब लोग ये इस चीज़ पे खास ध्यान देते हैं और हमारा हर पुस्तक मेले में बच्चों के लिए एक अलग मंडप तैयार किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम उन एक्टिविटीज़ के साथ जोड़ सकें। जी। और इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो एनबीटी किस तरह से काम कर रहा है बुक्स को लेकर के, और मल्टीपल लैंग्वेजेस, भारत में तो कई भाषाएं बोली जाती हैं, तो मल्टीपल लैंग्वेजेस को लेकर के अगर हम किताबों किताबों पे काम कर रहे हैं तो उसके बारे में बताइए आप कैसे। आपने बिल्कुल सही कहा, केवल भारतीय भाषाओं में नहीं, हम यूएन लैंग्वेजेज़ में भी किताबें पब्लिश जी। करते हैं और जो विदेश की जो अच्छी किताबें हैं, उनको भारतीय भाषाओं में पब्लिश करते हैं। सो ट्रांसलेशन की पावर से हम कंटेंट को दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में ले जा सकते हैं। जी। इसके अलावा भारत की एक नोडल एजेंसी होने के नाते हम विदेशी बुक फेयर्स में भी हिस्सा लेते हैं, जहाँ हम इंडिया पवेलियन सेटअप करते हैं और भारतीय कंटेंट को दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में पहुँचाने का प्रयास हमारा रहता है। इस बार भी आप देखेंगे तो 35 से ज़्यादा देश हमारे यहाँ पुस्तक मेले में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल इवेंट्स हमने आयोजित किए जिसके तहत हमने सीईओ स्पीक, यानी पब्लिशिंग की दुनिया के जितने भी सीईओज़ हैं उनका एक समिट हमने किया। जी। इसके अलावा हमने जो राइट्स टेबल है, एक्सचेंज ऑफ कॉपीराइट्स पे हमने 2 दिन का एक इवेंट आयोजित किया। कल हमने आयोजित किया है नेशनल रीडिंग कैंपेन, जिसके तहत रीडिंग को लेकर दुनिया में, देश में जहाँ भी अच्छा काम हो रहा है, उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम डॉक्यूमेंट करें। और उनको डॉक्यूमेंट करने के बाद हम उन लोगों तक पहुँचाएँ जो शिक्षा और रीडिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ताकि वो भी उनसे जी। सीख सकें। तो यही नहीं, तो देश के अलग-अलग हिस्सों में, देश के बाहर भी बुक कल्चर को और बुक रीडिंग कल्चर को प्रमोट करने का जो हमारा मैंडेट है, हम उस पर लगातार प्रयासरत हैं। अभी हालिया जो विश्व पुस्तक मेला चल रहा है, इसमें भारतीय सेना को भी सलामी दी गई, तो इसके पीछे मेन मोटिव क्या था? जी, बिल्कुल, अगर आप देखेंगे साहित्य को बड़े नज़रिए से तो मिलिट्री हिस्ट्री एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। लेकिन मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में कभी कोई बहुत ज़्यादा बात बात हुई नहीं नहीं। करता। उन मिलिट्री हिस्टोरियंस के बारे में भी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई और हमने कोशिश की कि इस बार की थीम को हम भारतीय सेनाओं को, भारतीय सैन्य इतिहास को समर्पित करें और हमने इसको नाम दिया इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, वैलर एंड विज़डम एट 75, यानी भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य एवं प्रज्ञा एट 75। 1947 से लेकर जो हमारा पहला युद्ध है, उसके बाद 1962, जी। 1965, 71, 1999 और फिलहाल अगर आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर। जी। तो जी। पूरी यात्रा को हमने, युद्ध को हमने किताबों के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्रीज़ के माध्यम से, इसके अलावा बुक डिस्कशंस के माध्यम से, यहाँ एक पवेलियन सेटअप किया है हॉल नंबर 5 में, जो बहुत आकर्षण का विषय है। और कहीं न कहीं से हम अपने जो शूरवीरों को, महानायकों को याद कर पाए, उन 200 से ज़्यादा लेखकों को और साहित्यकारों को हम ला पाएँ जिन्होंने मिलिट्री हिस्ट्री पे बहुत काम किया है। तो मुझे लगता है कि अगर हम इस प्रकार के प्रयास करेंगे तो हम अपने समाज को अच्छे रोल मॉडल्स दे बिल्कुल, पाएँगे बिल्कुल। और लोगों ने इसको पसंद भी बहुत किया है। इसके अलावा जो सेना के, एयरफ़ोर्स की, नेवी के जो डिस्प्लेज़ हैं, लोग उसका भी आनंद ले रहे हैं। एआर-वीआर की मदद से आप बैटलफ़ील्ड एक्सपीरियंस भी ले पा रहे हैं। परमवीर गैलरी अपने आप में एक आकर्षण का विषय है। तो ये पूरी थीम कहीं न कहीं जो आर्मी और आर्म्ड फ़ोर्सेस का हमारा जो रोल है, रोल इन नेशन बिल्डिंग जिसको हम बोलते हैं कि राष्ट्र निर्माण में हमारी सेनाओं की भूमिका क्या है, वो केवल युद्ध तक सीमित नहीं है, युद्ध के बाद भी उनका एक बहुत एक महत्वपूर्ण जर्नी होती है, जर्नी होती बिल्कुल। है, उसको डॉक्यूमेंट कुछ करने का। किताबें अगर आप सजेस्ट कर पाएँ जो भारतीय सेना से जुड़ी हुई, जो अभी हालिया लॉन्च हुई हैं, जो बहुत हम सारी किताबें ऑडियंस को हैं, बता मैं तो पाएँ? चाहूँगा कि जो सबसे पुरानी पुस्तक युद्ध काल से, युद्ध से निकली हुई सबसे सुंदर पुस्तक है श्रीमद् भगवत गीता। जी, बिल्कुल। ये शूरवीरों की, योद्धाओं की किताब है, तो सबसे पहले वो पढ़ना चाहिए। इसके अलावा जनरल मानेकशॉ की बायोग्राफ़ी आप पढ़ सकते हैं, जनरल करियप्पा को आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारी एक श्रृंखला है, परमवीर चक्र की कहानी है। मैंने लेटेस्ट अभी रेज़ांगला पढ़ी भाई कुलप्रीत यादव, बहुत सुंदर किताब है, जिसके ऊपर अभी मूवी भी आई है, जिसको आपने देखा होगा 120 बहादुर। जी, जी। तो आप सेकंड लेफ्टिनेंट खेतपाल के बारे में पढ़ सकते हैं। तो सब किताबें अवेलेबल हैं, आप उनको पढ़ें और आपको बहुत गर्व महसूस होगा। सर, अभी पुस्तक का मेला चल रहा है और जो आने वाले रीडर्स हैं या जो बाकी लोग हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अ, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आपके शहर में आयोजित हो रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप आइए, ये केवल पुस्तकों का मेला मात्र नहीं है, ये एक त्योहार है पुस्तकों का। इट्स बिल्कुल। बुक फेस्टिविटीज़ अराउंड वर्ल्ड और सब कुछ फ्री है, एंट्री फ्री है, सभी इवेंट्स में पार्टिसिपेशन भी फ्री है। आइए, यहाँ हज़ारों लाखों किताबें आपके लिए इंतज़ार कर रही हैं, जो आपसे संवाद करना चाहती हैं। कोई ना कोई किताब आप लीजिए, हो सकता है वो आपकी ज़िंदगी बदल दे। आई विल बिल्कुल, ओनली से वन बुक बिल्कुल। कैन चेंज योर लाइफ, कम एंड फाइंड दैट बुक राइट हियर इन न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर। थैंक यू सो इट्स मच फ्री ऑफ सर, कॉस्ट। हमारे साथ बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच। चाहे बड़े सार्वजनिक आयोजनों के माध्यम से हो या निरंतर प्रकाशन प्रयासों के जरिए, जब किताबें आसानी से उपलब्ध हों, किफ़ायती हों और लोगों के सामने रखी जाएं, तो रुचि अपने आप पैदा होती है। कर्नल युवराज मलिक के साथ बातचीत में एक बात लगातार उभर कर सामने आती है। भले ही माध्यम बदलते रहें, लेकिन ऐसे स्थानों की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है
जहां लोग अपने विचारों और ज्ञान के साथ साथ रूबरू हो सकें। इस अर्थ में किताबें आज भी अपनी जगह बनाए हुए हैं।